हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल आप लोगों ने जहां तक देखा था उसके आगे आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लगातार अब आपको जो भी चीज़ें करवाई जाएंगी वो नोट्स के माध्यम से ही करवाई जाएंगी, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने नोट्स में कलेक्ट कर लिया है और सारी चीज़ें आपको आसानी से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने भाई बंधु दोस्तों तक इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, और कमेंट भी कर दिया करिए। जो भी आपको सुझाव देना हो, जो भी आपकी समस्या हो, उन पर विचार किया जाएगा। प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे टीपू सुल्तान की। यहाँ से हमारी जर्नी आगे की तरफ चलेगी। बात करते हैं हैदर अली का शासन 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र, ये पुत्र है टीपू सुल्तान का शासन 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। तो इनका क्षेत्र क्या था? मैसूर। मैसूर कहाँ है? ये है आपका भारत। तो ये वाला हिस्सा जो पड़ता है ये है आपका मैसूर। बात करते हैं मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तो कंपनी यहाँ से दो चीज़ों पर ज़्यादा फेमस थी, काली मिर्च और इलायची। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। अब इससे क्या होगा? समस्या गंभीर होगी। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेवाओं का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने किसकी मदद से अपनी जो है सेना का आधुनिकीकरण किया था? तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी सेना से। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। बात करते हैं जो युद्ध हुए थे, तो मैसूर के साथ अंग्रेजों की चार जंग हुई, जिसमें पहला 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और जो है चौथा 1799। श्रीरंगपट्टम जो राजधानी थी टीपू की, आखिरी जंग में टीपू वहाँ पर मारे जाते हैं और कंपनी को सफलता मिल जाती है और वाडियार वंश के ही शासक, छोटे से शासक को जो है सत्ता अंग्रेज फिर से सौंप देते हैं और अपने नियंत्रण में उसको ले लेते हैं। याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो पहला है वो 67 से। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आंग्ल मैसूर, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहते हैं, कितनी बार हुआ था? तो 4 बार हुआ था। कब कब? तो याद रखिएगा 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 में। और अगर आपसे पूछ ले श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 90 से 92 में श्रीरंगपट्टम की संधि भी हुई थी। अब अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकार पुराने वाडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी जाती है। अब अंग्रेज तो संभलने वाले थे नहीं, जो मराठा बहुत मिलजुल के चल रहे थे। अब किसको कूचेंगे अंग्रेज? अब इन्हीं मराठों को कूचेंगे। देखिएगा, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। जैसे ये मराठा है ना, अब ये कई राज्यों में ऐसे ऐसे बट गया। इन राज्यों की बागडोर अब किसको मिली? तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। याद रखिएगा, पासे पेशवा पासे पुणे। पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में। सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। सर्वोच्चता की बात करते हैं। सर्वोच्चता क्या है? तो आइए जानते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। आगे बात करते हैं, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। आगे बात करते हैं विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है, शुरू कब से हुई थी? डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है कि उस राज्य को ही मिला लो अपने क्षेत्र में।
यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जा रही है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा वो बन जाएगी। मान लीजिए जैसे ये झांसी है, अब झांसी के जो रानी थी उनके पति की मृत्यु गंगाराव की तो पहले ही हो गई थी, अब उनके कोई पुत्र था नहीं, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया था, तो दत्तक पुत्र को अंग्रेज मान्यता नहीं दे रहे थे, इसलिए तो डलहौजी ने सिद्धांत लाया ताकि पूरी झांसी को हड़प लिया जाए। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतारा 1848 में, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 53, झांसी 54 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। और याद रखिएगा ये वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों के मन में गुस्सा भड़क उठा। अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए और सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखने को कहीं मिला 1857 का, तो वो अवध था। अवध का नवाब एक ऐसा नवाब था जो अंग्रेज़ों के लिए एक कह सकते हैं कामधेनु गाय के समान था। जब अंग्रेजों को जो माल चाहिए अवध तुरंत देता था। फिर भी कुशासन का आरोप लगा करके नवाब वाजिद अली शाह को जो है कलकत्ता भेज देते हैं, और क्या किया जाता है, जो उनका अल्पवयस्क पुत्र था विरजिस कादिर, वो जो है अपना वहाँ राजा नियुक्त किया जाता है, और बेगम हजरत महल जो थी वो 1857 में लखनऊ से लीड करती हैं, नेतृत्व करती हैं सैनिकों का, याद रखिएगा। नए शासन की स्थापना की बात करते हैं। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, बम्बई। मतलब ब्रिटिश इलाके, जैसे एक ब्रिटिश इलाका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसे कहा गया, इसे कहा गया प्रेसिडेंसी। तो ऐसे ऐसे 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी। इलाके बाकी छोटे थे, ये बड़े थे, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया। और 3 फेमस थे, तो बंगाल, मद्रास और बम्बई। अब हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। इन तीनों जगहों पर क्या बैठा दिया इन्होंने, गवर्नर बैठा दिया। भैया तुम देखो, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये कब, 1772 में ये प्रावधान किया जाता है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला गया, जो लगभग 7 साल चला। काजी क्या होता है, काजी न्यायाधीश को कहते हैं। मुफ्ती क्या होता है, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले को सुनाता है। एक शब्द आता है महाभियोग। क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे ही महाभियोग कहा जाता है। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। धर्मशास्त्र, संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा 500 वर्ष पहले भी लिखे गए थे। बात करते हैं मस्केट। मस्केट क्या है, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक को मस्केट कहते हैं। मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे क्या कहते हैं, उसे मैचलॉक कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। भारतीय जिले में जिला कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना होता था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था।
आगे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेशिक शक्ति बनना। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाता था। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप के निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। याद रखिएगा। कंपनी का दीवान बनना। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, क्योंकि जो है 12 अगस्त को क्या हुआ था, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। याद रखिएगा। दीवान के तौर पर कंपनी ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग को आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। कंपनी की आमदनी। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। सोचिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल के कारण बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा है। 1770 में पड़े एक भीषण बंगाल में अकाल की वजह से 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। तो प्यारे बंधुओं, आज की वीडियो में हम लोग बस यहीं पर चर्चा रोकते हैं। कल अगले वीडियो में हम लोग अपनी चर्चा को आगे ले चलेंगे और देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे आपके लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।